हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए फिर से रेलवे ग्रुप डी स्पेशल मैथ लेके आया हूं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सेट जो आपको चल रहा है ना, अगर ये आप कर लेते हैं, दिल से कर लेते हैं, दिल से सेट बना लेते हैं, जितनी क्वेश्चन मैं पर डे करवा रहा हूँ, तो बाकी आपका रिजल्ट रुकने वाला नहीं है। बस एक बार विश्वास करके तो देखिए, सेट पर डे बनाइए। और आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेंगे। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वो भी पढ़ेंगे, वो भी आप लाभ उठा सकें आपके थ्रू। और जो बच्चे नहीं पढ़ना पहुंच पाते हैं तो उनको भी ये वीडियो बताइए कि पढ़ने में इस तरह से चलता है। अब तो ये ऑनलाइन हो गया, घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। चलिए हम लोग आज के सेट का पहला क्वेश्चन देखता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपका है। देखिए, कहता है एक बिंदु के निर्देशांक जो -1, 9 एवं 11, 1 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से इंटरनली डिवाइडेड 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो निम्नलिखित है क्या है पॉइंट। देखिए, ये आपकी एक रेखा हो गई यहां से, ठीक है। ये रेखा हो गई जिसमें ये पॉइंट आपका 1, -1 और ये 9 हो गया, राइट। और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे यहां से 11 और 1 दिया हुआ है, इवन हो गया। और कहा कि एक पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P, यह 3:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करती है। देखिए, और इस पॉइंट को हम लोग x1 और y1 मानेंगे और इसको मानेंगे x2 और y2। क्लियर हो गया कंसेप्ट बिल्कुल। तब इस P का जो कोऑर्डिनेट होता है m, और ये जो m और n होता है mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n होता है, राइट। और ये होता है my2 प्लस ny1 अब बटे में m प्लस n होता है। यही P का कोऑर्डिनेट होता है। जब P का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, देखिए सवाल गर्दा उड़ जाएगा। m का वैल्यू 3, तो 3 से ये 11 को गुना करेंगे 33 हो जाएगा। और ये 1 से -1 को करेंगे -1 और नीचे में जोड़ देंगे 3 और 1 को 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे m3 और 1 को करेंगे 3 और प्लस 1 को 9 से 9, ये हो जाएगा नीचे में जोड़ के ये 4 हो जाएगा। अब देखिए, कहा 33 में से 1 गया 32, 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 9 3 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। देखिए, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो कोई जरूरत नहीं लिखना, लेकिन मैं इसलिए आपको दे देता हूं कि एक बार फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो देखिए कितनी इजी है वो, देखिए 8 और 3 आपको सुनहरे अक्षरों से निकल गया, बहुत ही खूबसूरत है। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से समझे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छे, क्योंकि आपको इस पॉइंट को -1 9 बोलेंगे और इसी को x1 y1 बोला जाता है, इधर वाले को x2 y2, और ये 3:1 के अनुपात में काटता है। इस तरह से खूबसूरत आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। आ जाइए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कहा कि निम्नलिखित तालिका के आधार पर सुबह 6 बजे से 12 बजे तक के बीच का औसतन कितने प्रस्थान करते हैं। ये चूंकि 6 से 7 बजे तक 4 प्रस्थान करते हैं, सबको जोड़ लीजिए, एवरेज निकालना है तो एवरेज सभी को जोड़ लीजिए। कहा यहां से 4 का 4 2 2 4 2 2 अब प्लस 2 बार 1 1 1 1 1 के बाद आपका दिया है एक 2 दिया हुआ, राइट। जोड़ लीजिए 4 और 2 यहां से 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12, ऊपर में 12 हो गया। लेकिन ये कितने का, 6 का। यहां से ऊपर में 12/6 इक्वल टू एवरेज कितना निकला, 2 का। यानी औसतन जो है 2 प्रस्थान करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो 2 एवरेज आपका प्रस्थान करता है, यही आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टिक लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, थर्ड में देखता हूँ। थर्ड क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत झकास है और सब झकास क्वेश्चन सब आ रहा है। देखिए, कहा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। मैंने जोड़ा युग्म, जो जोड़ा दिया गया है उस युग्म में अभाज्य नहीं है, ये बोला। कौन सा जोड़ा में? इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दे रखा है, वो देखिए। कहा 161 और ये है 163, राइट। और बी में दे रखा है आपका, ये बी है, ये दे रखा है 101 और 103। और सी दे रखा है आपका 191 और 193, राइट। और एक डी में दे रखा है आपका यहाँ से 4143, इस तरीके से दे रखा है 4143, राइट। अब यहाँ से देखिए 161 और 163 का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य नहीं है। मतलब इसका युग्म जो है ये दोनों कौन सा, ये तो अभाज्य है आपका, नहीं कट रहा है। ये 161 देखिए 161 कट रहा है, किससे कट रहा है? 7 से। 7 दूना 14 और 2 1 7 या 21, यानी कि 7 से और 23 से ये 100 कट रहा है। इसका मतलब यही जोड़ा जो है वो अभाज्य नहीं है, तो आपका आंसर यही हो गया। ये सब का सब अभाज्य है, सब का सब ये अभाज्य है, तो अभाज्य है तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सब अभाज्य है, आंसर नहीं होगा। और यही 161 जो है वो अभाज्य नहीं था, जिसके कारण बोला कौन सा अभाज्य नहीं है युग्म। ए वाला ऑप्शन में 161 जो है वो नहीं है, क्योंकि 7 से और 23 से ये कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा, ये अभाज्य नहीं है। चलिए, और सब अभाज्य था। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभाज्य संख्या का क्या डिफिनेशन होता है? या तो वो स्वयं से कटता, नहीं तो 1 से, किसी और से 1 नहीं कटता है, इसलिए उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स। याद कर लीजिए, डिफिनेशन याद होगा, सवाल खटाक से बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत, देखेंगे यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। कहा मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए यहाँ से ये आपका है और यहाँ पर मंच है, ठीक है। मंच के ऊपर से ये मंच हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये मंच है, और कहा आपका कि 30 डिग्री का कोण बनाता है टावर का शीर्ष। ये आपका यहाँ से, सॉरी, ये आपका टावर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये आपका टावर हो गया और टावर यहाँ से बनाता है 30 डिग्री, राइट। और ये 50√3 यहाँ से, चूंकि मंच तो यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ ये 50 है तो ये 50 है, ठीक है। अब कहा कि ये आपका 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के यहाँ से यहाँ एक मंच है और यहाँ से दूरी 50√3 है, यहाँ पर एक टावर है, तो टावर के शीर्ष से ये दूरी पे आपका मंच से ऊपर 50, तो ये मंच के ऊपर से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, ठीक है। तो आपसे सवाल यहाँ पे पूछा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, देखिए। और कहता क्या है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूं, ये देखिए, देखेंगे। कहा आपका यहाँ से कि मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का, 50√3 मीटर की टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई जो है वो 60 मीटर है, टावर की ऊंचाई जो है 60 मीटर हो, तो मंच की ऊंचाई कितनी? टावर की ऊंचाई मतलब ये टोटल आपको दिया हुआ है, यहां से लेके ये जो टावर है वो 60 है, राइट। तब आपसे बोला कि ये जो मंच है ये ऊंचाई कितनी, ये h मान लेते हैं। h बराबर आपसे पूछा क्या, कुछ नहीं करना है। मैंने समकोण त्रिभुज में बताया था, अगर ये समकोण त्रिभुज हो, याद कर लीजिए, जो मैं बताता हूं उसको याद करते चलिए। अगर समकोण त्रिभुज में एक 90 हो गया, एक 30, तो ये हमेशा 60 डिग्री होगा। तो 30 के बगल वाले को √3 मानते हैं, 60 के बगल वाले को 1 और 90 के सामने वाले को 2 यूनिट अनुपात में मानते हैं, 2 यूनिट, ठीक है। ये हो गया 2 यूनिट और ये हो गया 1 यूनिट, राइट। इस तरह से अनुपात में मानते। फिर से याद कर लीजिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने को 2 यूनिट, 60 डिग्री के बगल वाली भुजा को 1 और 30 के बगल वाली भुजा को √3 यूनिट। ये एकदम कंफर्म याद कर लीजिए, बहुत ही झकास है आपका। अब चले आइए नेक्स्ट। तो इसका मतलब हो गया कि 30 के बगल वाला √3 यूनिट मतलब 50, इसका मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा, 50 यहाँ से लेके यहाँ तक, और टोटल 60 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 10। और जब ये 10 हो गया तो ये भी, इसका मतलब ऊंचाई बराबर कितना निकल जाएगा, 10।
इस तरह से हाइट बराबर कितना, मंच की ऊंचाई कितनी निकल जाएगी 10। तो ये आपका यही तो आपसे पूछा कि जब ये चूंकि 30 के 60 के बगल वाले का ही √3 गुना होता है, इसका मतलब ये 50 √3 है, तो √3 बराबर 50 है, इसका मतलब अनुपात 1 बराबर 50 हो जाएगा। ये 1 होता है चूंकि यहाँ पे 60 होगा, 1 बराबर 50 तो √3 बराबर 50 √3। तो उसी जब ये 50 निकल गया, टोटल 60 था, तो 60 में से 50 10, जब ये 10 है तो ये समांतर होने के कारण ये भी क्या होगा 10। इस तरह से h बराबर, कोई tan cot tan मैंने नहीं लिखा और आराम से सवाल बन गया। केवल ये आपका यूनिट पता रहना चाहिए, ये अगर आपको पता है तो ये सवाल खटाखट बन जाएगा। 30 के बगल वाले को √3 और 60 के बगल वाले को 1, 60 के बगल वाला जितना होगा उसी के √3 गुना इतना होता है। 30 के बगल वाले में √3 से भाग दीजिएगा तो 60 के बगल वाला निकल जाएगा। तो √3 30 के बगल में 50 √3 था, √3 से भाग कर दिए, √3 कट गया तो ये 50 निकल गया 60 के बगल वाला। और जब ये 50 निकल गया, टोटल 60 था, तो 60 में से 50 गया 10। इस तरह से ये 10 आंसर हो गया मंच की ऊंचाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत ही झकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत ही खूबसूरत। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5। कहा शांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर लेता है। ये शांद्रा है और ये मयूरी है, एक साथ काम करता है तो ये 45 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है दिन में। कहा तथापि मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के 1/3 भाग को पूरा कर लेती है। मयूरी जो है, ये जो मयूरी जो है ये कार्य के 1/3 भाग को कर लेती है। इसका मतलब शांद्रा जो है कार्य के जब 1/3 कर लेती है तो शांद्रा 2/3 कार्य को करती है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब कहता क्या है कि फिर शांद्रा से इस कार्य को पूरा स्वयं कर लेती है, मतलब शांद्रा 2/3 कार्य को कर लेती है। तब कहा इसने परिणाम स्वरूप दोनों 104 दिनों में कार्य को पूरा कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों मिलके 100, ये 1/3 कार्य जब शेष बच जाता है 2/3, और दोनों मिलके टाइम कितना लगाता है 104 दिनों में कार्य को पूरा कर पाते। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया तो शांद्रा अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर पाएगी, ये बोला। बहुत ही खूबसूरत है, देखिए कितने अच्छा से सवाल को बनता है वो देखिए। सबसे पहले मुझे निकालना किसका है, सवाल पूछ रहा है शांद्रा अकेले कितने दिनों में। देखिए यहाँ से अगर शांद्रा को हम मान लेते हैं कि शांद्रा कोई कार्य को x दिन में करता है तो मयूरी उस कार्य को कितने दिन में करेगी। तो ये दोनों को ऊपर में मल्टीप्लाइड गुना हो जाएगा और नीचे में घटा लेंगे x - 45, राइट, निकल गया। अब जरा गौर से देखिए शांद्रा कितने करती है, यहाँ से अकॉर्डिंग शांद्रा x का 2/3 करती है, x दिन में करती है तो ये 2x/3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस मयूरी कितना करती है 1/3, तो ये 45x x - 45 गुना 1/3, और इस तरह से टोटल कार्य कितना 104 दिन हो जाता है। इक्वेशन तैयार है, और जब तैयार हो गया तो यहाँ से कितना हो गया, काट दीजिएगा, एक बार और लिख लीजिए 2x/3 अब प्लस ये 15x/x - 45 इक्वल टू 104। अब सवाल जैसे आप गुना भाग कीजिएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा तो हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, मान दे के पुट करते हैं, यानी x बराबर 120 और x का मान 120 पुट करके देखते हैं ये सही है कि नहीं। जैसे ही 120 पुट कर दीजिएगा यहाँ से इक्वेशन देखिए क्या बनेगा, 2 गुना 120 104 आता है कि नहीं वो सही कर लीजिए, ये बटे में 3। अब प्लस यहाँ से 15 गुना 120 अब बटे 120 में से 45 चला गया, ये 45। तो देखिए यहाँ से आता है कि नहीं, 3 से ये काटिएगा कितना बार में 4 बार में, तो ये 80 हो गया। अब प्लस यहाँ देखिए ये 120 में से 45 जाएगा तो कितना घट के बचेगा 5 और ये 75, 15 × 5 = 75, 5 अब 5 से इसको काट दीजिएगा 24, ये 24 आ गया, बराबर कितना हो गया 104 हो गया आराम से। यानी कि आपका क्या हो गया, जैसा ही आपने x बराबर 120, ये तो मैंने सेटिस्फाइड करके बताया कि सही है कि नहीं चेक कर लीजिए। जब x का मान इसमें रख दिया और सेटिस्फाइड हो गया तो x बराबर, आपसे पूछा क्या शांद्रा यानी शांद्रा का ही पूछा, ये x है यानी शांद्रा जो है 120 दिन में कार्य को कर लेता है, यही तो आपका हो गया। शांद्रा का यहाँ पे पूछ रहा था
120 दिन में कार्य को कर लेगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा 120। जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक लगा लीजिए। बहुत ही खूबसूरत आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे दिया होता है ये सब मैंने लिखा, हल तो मैंने आपको यहाँ से लेके यहीं तक किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस हल तो इतना ही लिखा है। ऊपर तो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ वैसी चीज को लिखा, तो कितनी सॉफ्ट क्वेश्चन आंसर आ गया। सो देखिए बेहतरीन तरीके से आप इसको राइट डाउन कर लेंगे और बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार, अपने आप सीख जाएंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन रेलवे में आता है, वो भी ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम झकास क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए देखता हूं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका इस तरह से 6, कहा 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मानों का योग। तो 6/18, ठीक है, इसको हम लोग 3/4 लिखेंगे और 3/4 को हम लोग 0.75 लिखते हैं। तो इसमें आपका 5 का स्थानीय मान तो क्या होगा, 5 का जो स्थानीय मान होता है, यहां से जो आपसे पूछा स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू जो आपसे पूछा वो क्या होगा। स्थानीय मान जो होगा 5 का, तो ये दशमलव के पहले तो 5 लिख देंगे और दशमलव के बाद कितने अंक पर है 1 2, तो नीचे में 1 पर 2 जीरो बैठा देंगे, राइट। अब आ जाए दूसरा बोला यहाँ से किसका 6/25 में अगर आप भाग देंगे तो 0.24 आ जाएगा। तो इसमें 4 का यहां से स्थानीय मान क्या होगा, यहां से देखिए मान बराबर कितना, तो दशमलव के पहले तो 4 लिख लेंगे और दशमलव के बाद कितने अंक पर 4 है 1 2 1 2, तो 1 पर 2 जीरो बैठा देंगे। अब कहा दोनों का जोड़, इस दोनों का ऐड चाहिए, योग चाहिए, तो सम कितना होगा दोनों का सम, ये 5/100 और यहाँ से 4/100 यानी कि 9/100, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए दशमलव वाले, ऐसे तो आपने दशमलव वाले का नहीं सीखा, दशमलव वाले में स्थानीय मान कैसे निकलता है उसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे यहाँ पे, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं है। दशमलव जैसे आप वो स्थानीय मान निकालते वही है, जिस अंक का निकालना है वो अंक लिख दीजिए और दशमलव के बाद देखिए कितने अंक पर, दशमलव के बाद काउंट कीजिए 1 2, तो 2 1 पर 2 जीरो बैठा दीजिए। दशमलव के बाद जितने अंकों पर वो है जो संख्या का निकालना हो उतना ही 1 पर जीरो हम लोग बैठा देंगे। बहुत ही खूबसूरत ढंग से सवाल बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं, बहुत ही झकास। कहा दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी झकास है, सवाल बहुत ही खूबसूरत बनेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 7, कहा एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% वाला डेयरी उत्पादन है, यानी और ताजे उत्पाद यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है, प्रत्येक माह जो है 50,000 की बिक्री होती है, और कहा तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है। डेयरी तो 30% बोला होता है, यहाँ से 30% कर देंगे, प्रतिशत से डबल जीरो, 5 गुना 3 15, इधर डबल जीरो इधर, यानी 15,000 रुपए की राशि का जो है वो डेयरी उत्पादों की है, यानी 15,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपके स्क्रीन पर 8 नंबर ये रहा। देखिए कहा एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिया। एक दुकानदार ने कहा यहाँ से 20% नुकसान पे 6 रेडियो बेच दिया और उस लाभ को ज्ञात करे जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0 नुकसान हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो, टीवी का लागत मूल्य 6 रेडियो बेच दिया। बोला कि टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए सवाल कितना बेहतरीन बनता है उसको देखिए। अगर मैं एक का दाम अगर 100 रुपया हो गया तो कहा 6 रेडियो का दाम कितना हो गया 6, यहाँ से 6 रेडियो का दाम 6 गुना 6 यानी हो गया, यानी एक रेडियो का दाम 100 रुपया, तो 6 रेडियो का, एक रेडियो का दाम अगर 100 है तो 6 रेडियो का दाम कितना हो गया 600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सीपी की बात हो गई, ये आपका सीपी हो गया।
एक रेडियो का जो सीपी है वो 100 है, तो 6 रेडियो का सीपी कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तब कहा यहाँ से, तो कहा 20% नुकसान होता है, तो 20% नुकसान होता है। यहाँ से देखिए, अगर 20% नुकसान होता है तो इसका 20% तो नुकसान हो गया, तो 20% नुकसान हो गया, इसका मतलब इसका 80%, 20% क्या है, नुकसान हो रहा है, 20% जो है वो नुकसान हो रहा है, यानी कि इसका 80% में बेचा, तो बेचा तो कितना होगा 80% इसका, यहाँ से मल्टीप्लाइड कर दीजिए इसको 80% से, यहाँ से 80% से, तो क्या होगा 8 छक 48, 480 रुपया उसने बेच दिया। मतलब 600 रुपया की चीजें बेचा कितना में, 480 रुपया में। 20% का नुकसान था तो 80% दाम लिया और बेच दिया। इसका मतलब लॉस कितना का हुआ, लॉस हुआ 600 में से 480 को घटाएंगे 120 रुपया का लॉस हुआ। ठीक है, अब सवाल देखिए, यहां तक तो आ गई बात। अब बातें उठती है क्या कि उसको लाभ चाहिए, लाभ ज्ञात करे जिसपे उसे टीवी बेचना चाहता है ताकि उसे 0 का नुकसान हो। तो टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो का, तो टीवी का जो लागत है यानी सीपी किसका चाहिए, टीवी का चाहिए, तो टीवी का जो सीपी है, टीवी नीचे लिख दिया, इसका लागत क्या 3 रेडियो के बराबर है, तो 3 गुना 100 यानी कि 300 रुपया हो जाएगा। अब यहां से देखिए, अब कहता है कि टीवी का लागत मूल्य 300 है, तो ये कहता है उसको लाभ चाहिए, मतलब कि 0 नुकसान, ताकि उसे 0 नुकसान हो। पहले जितना नुकसान 120 हुआ वो नुकसान नहीं हुआ, बराबर हो जाए। इसका मतलब टीवी पर कुछ अधिक रुपया ले लेंगे, जो पिछला जो लॉस हुआ वो मेकअप कर जाए, लाभ नहीं हो। ठीक है, मतलब लाभ हम उस पर ले लेंगे तो हमको नुकसान जो है नहीं के बराबर होगा, ऐसा। इसका मतलब ये हुआ कि 300 में है, इसका मतलब ये 300 का x% लाभ पे बेच दिया, और वो जो लाभ निकलेगा वो जितना नुकसान होता है उतना ही के बराबर हो। तो क्या कहता है, ताकि उसे 0 नुकसान हो, तो मेकअप हो जाएगा। 120 तो हमको नुकसान हुआ था, तो जितनी 120 नुकसान हुआ था उतना ही यह 300 के लागत से निकल जाए, तो प्रॉफिट में निकल जाए, इतना ही प्रॉफिट हो, तो वो पिछले वाला नुकसान के बराबर हो जाएगा, ताकि 0% का नुकसान हो। ये 100 से 100 यहाँ से कट जाएगा और 3 से कटेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40, और इस तरीके से 40%, यानी कि 40% उसको लाभ चाहिए। कितना चाहिए, 300 के सामान पे 40% लाभ पे बेचेगा तो 120 रुपया होगा लाभ, तो 120 रुपया जो नुकसान हुआ था रेडियो बेच के, वो टीवी बेच के प्राप्त कर लेगा, जिससे उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से 40% उसको लाभ चाहिए 0 नुकसान होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितनी बेहतरीन तरीका से बन गया, ये देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये आपका क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 यहां से देखेंगे क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। 9 में बोला सीमा की वार्षिक आय जो है वो 15 लाख है हर महीने। वार्षिक आय यहां से कहा कि वार्षिक आय जो है 15 लाख है, 15 पे आप 5 जीरो लगा दीजिए। तो वार्षिक कितना, वार्षिक है तो मंथली कितना हो जाएगा, उसका मंथली जो सैलरी होगी इनकम, 12 से इसको काट दीजिए। तो 12 से काटिएगा तो 12 से एक बार में बचा यहाँ से 30, तो 12 दूना 24, तो 6 60, 12 पंचे 60, यानी कि ये 1,25,000 रुपया मंथली इनकम हो गया। लेकिन वो हर महीने 30,000 की ईएमआई देती है, तो उनके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई हो गया, तो मान लीजिए कि x% हो गया, यानी क्या 30,000 अब बटे 1,25,000, इस तरीके से गुना यहाँ से 100, कितना हो गया 100। अब ये यहाँ से देखिए 3 जीरो, ये 3 जीरो खत्म हो गया, और 25 पंचे जो हो गया 125, और 25 चौका, अब 5 से यहाँ पे कितना हो गया 6, यानी उसको कितने प्रतिशत है ईएमआई, 24% है। मंथली इनकम का कितना है 24% है। इस तरह से राइट आंसर हो गया। कितनी खूबसूरत हो गया, सो देखिए बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए। नेक्स्ट आपका कितना है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत आपका यहाँ से दे रखा है। आ जाइए नेक्स्ट।
देखेंगे। कहा आपका नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 10 आपके इस तरह से स्क्रीन पे रहा। देखिए बहुत इसमें सवाल, देखिए सवाल तो बन ही जाएगा, लेकिन टेक्निक सीखना है। टेक्निक ये सीखना है कि आपका 425 और 424 दे रखा है, 425 और 424 दे रखा है, तो देखना क्या है, 424 और 425 दे रखा है, देखना क्या है, देखना ये है कि कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या हो, उनके वर्गों का योग जो है उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर है। फिर से प्यारे बच्चों सुनिएगा, मैंने क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दो लगातार वास्तविक, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से आपसे जैसे मैं एग्जांपल बोला, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 4 का स्क्वायर और यहाँ से 3 का स्क्वायर, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा। मैंने क्या बोला, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा 7। तो देखिए इसका 16 हो जाता है, इसका 9 हो जाता है, 9 में से 16 में से 9 गया, 7 आया। इसी तरह से अगर 15 का स्क्वायर और यहाँ पे 14 का स्क्वायर, दोनों का अंतर पूछे तो जोड़ दीजिए संख्या को 29, तो हो गया 15 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, तो 15 का 225 होता है, इसका 196 होता है। 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, और 11 में से 9 गया 2 बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा। तो इस तरह से हो रहा है। तो मैंने जो रूल बोला वो क्या करता है, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं के, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों को लगातार होनी चाहिए, ये नहीं कि 16 है और 18 से कर ले, तब रूल फेल हो जाएगा। दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। देखिए योग करके लिख दिया। तो इसी तर्ज पे आपका यहाँ से आंसर पूछा, आंसर किसका पूछा वो देखिए। अब आंसर पे आइए, तो मैंने अलग से समझाया। कहा 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर, स्क्वायर कितना होगा वो नहीं पता, लेकिन इन दोनों के वर्गों का अंतर पूछा, लगातार प्राकृत संख्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 849, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सेकंड लगा। अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, अगर कंसेप्ट जानते हैं, तो आंसर कितनी आता है वो देखिए झकास तरीके से। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी आपका बहुत झकास है, देखते ही आपको टिक लगा देना है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 45 रूट 45, यहाँ से रूट 45 इंटू रूट 20 इस तरीके से, ठीक है। और नीचे में आपका यहाँ से दे दिया क्या, रूट 12 इंटू रूट 3 इस तरीके से, रूट 45 इंटू रूट 20 और रूट 12 इंटू रूट 3 इस तरीके से दे दिया। बोला का मान क्या होगा, ये देखिए कितनी खूबसूरत है, का मान क्या होगा, बहुत ही खूबसूरत। तो जरा सा सब पे रूट लगा हुआ, तो एक ही रूट के अंदर सब लगा ले, और यहाँ पे 45 इंटू 20 लिख ले, और यहाँ से 12 इंटू 3 लिख ले, तो देखिए कितना होगा। अब यहाँ से काटिए, 12 गुना 3 36, ये हो गया 45, 9 पचे 45, 9 चौका 36, और 4 से यह 5, अंदर में 2 5 निकल गया, तो 1 5 सुनहरे अक्षरों से निकल जाएगा, और जो आपका राइट आंसर होगा सुनहरे अक्षरों से। कितनी खूबसूरत था, यानी कि सभी में रूट लगा हुआ था, एक ही रूट के अंदर लिख दिया। तो 12 गुने 3 36, 9 चौका 36, 9 पचे 45 कट गया, 4 बचा, 4 से 4 पंचे 20 कट गया, 2 गुण 5 है इसलिए 1 5 गुना में था तो 1 बाहर निकल गया। इस तरीके से झकास आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है वो देखिए, यहाँ से नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि 150 छात्रों की एक कक्षा में हर कोई कम से कम एक खेल कबड्डी या खो खो खेल सकता है, राइट। तो बोला 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं, तो 18 छात्र दोनों खेल सकते हैं, तो कितने विद्यार्थी खो खो खेलते हैं। देखिए तो हम लोग यहाँ से कबड्डी और खो खो, तो ये कबड्डी हो गया के से, KH हो गया यहाँ से खो खो, ठीक है। इस दोनों का यूनियन ले लेते हैं यहाँ से, ये नंबर ऑफ के और KH कबड्डी और खो खो,
बराबर क्या होता है उसको देखिए। यहाँ से नंबर ऑफ कबड्डी यूनियन खो खो के एच, तो ये नंबर ऑफ के प्लस यहाँ से नंबर ऑफ के एच और यहाँ से इंटरसेक्शन के एच, इस तरह से हुआ। तो अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा फॉर्मूला में, तो यूनियन का मतलब टोटल 150, राइट। कबड्डी खेला कितना 78, अब प्लस ये तो खो खो जो है तो वो तो निकालना है, ये दोनों खेलता है। अब यहाँ से आ जाइए, जब ये 78 खेल लेगा तो ये 78 खेलेगा तो ये 60 हो जाएगा, 60 इधर आ जाएगा तो 90, यानी खो खो जो खेला वो कितना होगा 90। लेकिन आपसे प्रश्न ने क्या पूछा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, अगर खो खो का प्रतिशत निकालिएगा तो प्रतिशत में ये के एच कितना हो जाएगा, खो खो का परसेंटेज 90 कितना में 150 में इंटू 100, यहाँ से तो 25 150 यानी 50 गुना 3 और 50 गुना 2, 3 से यहाँ पे 30, यानी कि जब परसेंटेज निकालिएगा तो 60% हो जाएगा। इस तरीके से राइट आंसर होगा। कितनी खूबसूरत आ गया। केवल ये जो फॉर्मूला आप याद करके रखिएगा, कुछ नहीं है, 150 78 प्लस ये आया और इस तरीके से झकास आंसर आ गया इस सवाल के लिए। इसको वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। चलिए इससे बन गया। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ से कहा घड़ी में 241 PM पे, एक घड़ी है और 241 PM पे जो है आपका बोला घड़ी की सुई मिनट की सुई द्वारा बने दो कोनों में से छोटा वाला कोण कितना होगा। कहा कि बने दोनों कोनों में से छोटा वाला कोण क्या होगा, यानी कि दोनों कोनों के बीच का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आइए, एक घड़ी बना लीजिए, इस तरीके से घड़ी बन गया। अब यहाँ आपका 12 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 होता है, ये 4 ये 5, यहाँ पे 7 और ये 8, है ये यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 2 और यहाँ से 1। प्रश्न बोला 2:41, इसका मतलब यहाँ से जो घंटे वाली सुई होगी 41 मिनट पे यहाँ पे आ जाएगी, और जो आपका ये जो होगा 8 पे 40 होता है मिनट वाला, और ये 8 से 40 से 1 बढ़ जाएगा। तो बोला कि जो छोटा कोण होगा, इसमें दो कोण बनेगा, एक इधर से बनेगा और जो छोटा कोण होगा उसका आंसर देना है। इसके बीच का निकाल लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये झुका हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेट रहता इस तरह से, तब तो 180 डिग्री का बन जाता है। इसका मतलब इधर से छोटा होगा तो इधर से बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, हर घंटे वाली सुई जो है हर 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है, यानी 3 से 4 आया तो यहाँ पे 30 डिग्री का बनाया, फिर 4 से 5 आया तो यहाँ पे 30 डिग्री का बनाया, फिर 5 से 6 आया तो यहाँ पे 30 डिग्री का बनाया, 6 से 7 आया तो यहाँ पे 30 डिग्री का बनाया, 7 से 8 आया तो यहाँ पे 30 डिग्री का बनाया। अब देखना है कि ये आपका 3 पे, चूंकि 2 से 41 मिनट पे आ गया तो बचा इधर से कितना 9:50, यानी 19 मिनट जो है बचा हुआ किसको, घंटे वाले को। तो ये जो 19 मिनट में घंटा वाले कितना होता है, 1 घंटे में हाफ डिग्री, तो 19 मिनट ये चला, ये कितना डिग्री 19/2 बनाएगा। इसका मतलब ये हो गया आपका 9 दूनी 18, 9.5 डिग्री बनाएगा 41 से ये 3 पे पहुंचने के लिए, राइट। जब 3 से फिर 4 आएगा तो 30 डिग्री बनाएगा, 4 से 5 आएगा तो 30 डिग्री, 5 से 6 आएगा 30, 6 से 7 30, 7 से 8 30। अब ये 1 डिग्री आगे बढ़ चुका है। अगर राइट अगर रहता 40 पे तो 8 पे रहता तो 30 डिग्री बनाता, लेकिन 1 डिग्री बढ़ गया। तो ये मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, ये इसका मतलब यहाँ पे 6 डिग्री आगे बढ़ गया। तो अब ये 30 कितना बढ़ा है, 1 2 3 4 5, गौर से देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। तो ये 5 गुना 3 कितना हो गया 150, यहाँ से लेके 150, और ये 9.5 डिग्री, 6 डिग्री इधर बनाया 1 में, ये 6 डिग्री होगा। सबको जोड़ दीजिए, यहाँ से 0.5, 9 6 15, 5 5 1 6, और ये हो जाएगा 165.5 डिग्री, ये छोटा बनेगा। और इसी को इस पार्ट से लेंगे तो ये ज्यादा बनेगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 360 में से घटा दीजिए, ये निकल जाएगा, लेकिन मुझे छोटा वाला पार्ट बोला तो 165.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है। इसमें आपको एंगल लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने एंगल लगाया नहीं, सिर्फ इस तरह से बनाया, मैथमेटिकल ढंग से बनाया, विदाउट फार्मूला का। तो इस ढंग से सीख लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। 2 चीजें सीखना होगा, एक चीज
तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से यहाँ घंटे वाले को 19 मिनट चलना था, तो हाफ डिग्री बनाती है, 19 मिनट में कितना बनाएगी 9.5 डिग्री। और यहाँ पर मिनट वाली सुई 1 मिनट ज्यादा हो गई है 40 से, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, तो 6 डिग्री का कोण बनाया यहाँ से 1 डिग्री में। तो सबको, और हर घंटे वाली सुई हर 1 घंटे में 30 डिग्री का, 30 कितना बनाया 1 2 3 4 5 बार, तो ये 150 हो गया, 1 मिनट एक्स्ट्रा, ये 6 डिग्री हो गया। और यहाँ पे 19 मिनट में घंटा वाले हाफ डिग्री बनाया 9.5, तीनों को जोड़ दिया 165.5, आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत नेक्स्ट क्वेश्चन है, झकास तरीके से आपका ये नेक्स्ट आ रहा है। देखिए 14 नंबर में बोला आपका यहाँ से कॉसेक आपका इस तरह से, कॉसेक ए बराबर 2, ठीक है, और कॉसेक ए बराबर 2, इसका मतलब ए बराबर जो है वो 30 डिग्री है, राइट। फिर आपसे बोला यहाँ से कि सेक बी बराबर जो है √2, इसका मतलब हो गया बी बराबर जो है 45 डिग्री। तब आपसे प्रश्न में बोला कि दोनों को जोड़ के कितना होगा, ये 30 + 45, इसका मतलब ये 75 डिग्री आपका राइट आंसर। हमेशा याद कर लीजिएगा, साइन में 30 बराबर 1/2, साइन का ही उल्टा सेक होता है, इसका मतलब ये आपका 30 का 1/2 का उल्टा 2, यानी कि ए बराबर 30 डिग्री। कॉस में साइन, कॉस 45 बराबर 1/√2, कॉस का ही उल्टा होता है सेक, यानी सेक में √2, इसका मतलब 45 डिग्री। बी का दोनों को जोड़ पूछा 75 डिग्री, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा दीजिए। बहुत ही शानदार आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट भी आपका झकास है, आप बना सकते हैं बेहतर ढंग से। कहा एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में खेने वाले को 8 घंटा लगता है। ऊपर का मतलब हुआ ऊर्ध्वाधर, यानी कि घड़ी के मतलब धारा के विपरीत दिशा में नीचे की ओर समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है धारा के दिशा में बोला। देखिए धारा के ऊपर की ओर मतलब धारा के विपरीत दिशा, 60 किलोमीटर गया 8, 4 से काटेंगे 15 चौका 60, 4 दूना यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए, यहाँ से आपका क्या होगा अपवर्ड में, तो क्या हो गया ये 60 बटे आपका 8, यानी 4 से काटेंगे 15, 4 से 2, इसका मतलब ये 7 पॉइंट जो हो गया वो 5। फिर हो गया ये डाउनवर्ड में, ठीक है, डाउनवर्ड में ये 60 गया 5, ये क्या हो गया आपका 12 पंचे 60, ये निकल गया। अब कहता है कि स्थिर पानी में खेने वाले की गति, मतलब कि नाव की गति पूछा, तो नाव की गति खेने वाले को क्या होगा जोड़ के 2 से भाग, तो 12 7 19, 19.5 को आप 2 से भाग कर दीजिए, तो 9 दूनी 18, बच गया 1 15, 7 दूनी 14, 1 0 5 दूनी 10, यानी कि 9.75 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर निकल गया। ये आपका नाव की या खेने वाले की जो बोलिए 9.75, यही धारा की बोलता तो दोनों को घटा के 2 से भाग करते। कितनी खूबसूरत आंसर निकल रहा है, सो देखेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये स्क्रीन पे आपका 16 दिखा। अब आ जाइए 16 क्या कहता है उसको देखेंगे, ये भी बहुत झकास होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु, टावर के शीर्ष से भूमि पर, टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, टावर के पाद की ओर 20 मीटर। तो बहुत ही अच्छा है, मैं यहाँ से फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। कहा भूमि से ए पर जो है एक बिंदु पर ये 30 डिग्री का बनाता। फिर सवाल में कहा कि टावर के पाद की ओर 20 मीटर जाने इस पर स्थित एक बिंदु x तक जाने पर, x तक गया, यहाँ ये एक बिंदु x है और ये 20 मीटर यहाँ से लेके यहाँ आ गया, तब आपको क्या हो गया उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो गया। तब आपसे प्रश्न में पूछा कि बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी होगी, मतलब कि ये टावर है और यहाँ से यहाँ तक का आपका दूरी पूछा, यानी 20 है, ये दूरी निकल गया तो जोड़ के भाग दे दीजिए ना। 2 फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, क्योंकि जब भी ये सवाल बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत बनता है।
इसमें दो फार्मूला लगाएंगे। एक फार्मूला तो ये लगाएंगे, किसी भी त्रिभुज में देखिएगा यहाँ से एक भुजा के बढ़ाने से जो बहिष्कोण बनता है वह सुदूर अंतः कोण के योग, या सी जो होता है अगर ये और बी हो जाए, या सी क्या हो जाएगा, सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर ए और बी के योग के बराबर होगा। सी क्या होगा, यह ए और बी के योग के बराबर होगा। इसका मतलब देखिए ये त्रिभुज हुआ, इसका एक भुजा बढ़ा दिए तो इधर से 60 बना, यह 60 क्या होगा, इधर से ये 30 वाला और इधर से ये कोण के बराबर, तो ये योग के बराबर 30 है, इसका मतलब ये भी 30 हो जाएगा। इसका मतलब दो कोण बराबर हो गया, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई दोनों भुजा, तो ये 20 है तो ये भी 20 हो गया, पहला रूल। और दूसरा क्या बताया, समकोण त्रिभुज अगर लेंगे और ये समकोण त्रिभुज हो गया, अगर ये 30 डिग्री है तो इसके बगल वाली भुजा को √3 और ये 60 हो जाएगा तो इसके बगल वाले को 1। ये जो है 90 डिग्री के सामने क्या होता है, दुगुना, किसका, 60 के बगल वाले का दुगुना होता है। तो 60 के बगल वाला यहाँ ये 20 है तो इसी का दुगुना होता है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 10, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हो गया। यही तो दूरी पूछा कि बिंदु ए से टावर की दूरी कितना, तो दूरी कितना हो जाएगा, इधर वाला 10 होगा और इधर वाला 20 होगा, मिलके ये 30 मीटर आपका राइट आंसर होगा। तो मैंने कहीं भी ट्राइगोनोमेट्री का यूज नहीं किया, मतलब ट्राइगोनोमेट्री में tan cot थीटा का नहीं यूज किया है। ये ध्यान रखना है कि ये दो थ्योरम लगाया और आपका आंसर निकाल दिया। ये दो थ्योरम बहुत ही झकास तरीके से याद रखिएगा, भविष्य में कभी दिक्कत नहीं होगा। हमेशा समकोण त्रिभुज में 30 के बगल वाले को √3 और 60 के बगल वाले को 1, 60 के बगल वाले को 1 का ही दुगुना 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। 30 डिग्री मालूम रहेगा तो √3 से भाग कर दीजिए, 60 के बगल वाला निकल जाएगा। 60 के बगल वाला मालूम है तो उसको √3 से गुना कर दीजिए, 30 के बगल वाला आ जाएगा, यही तो है। चलिए झकास तरीके से ये थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे ये 10 हो जाएगा और ये आपका 20 निकल जाएगा, यानी दूरी कितना हो जाएगी, 30 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 मीटर। अब चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा 17 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कदा 4.5 नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पे 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा ये बोला। तो आपका ये 4.5 ईयर है, आपका 4600 रुपये है और 5% नहीं 5 ईयर है, ये दिया हुआ है 5 ईयर है, ये दिया हुआ। तो आपका क्या होता है, SI बराबर जो होता है R × T%, इस तरीके से, राइट। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से T%, तो आपको SI बराबर कुछ नहीं करना, सीधा सीधा अगर फॉर्मूला भी लगा देंगे, ये 4600 हो गया, ये 5 हो गया, अब 4.5 बटे यहाँ से 100 हो गया। आप ऐसे भी सवाल को बना सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अब सवाल को अगर आप ये 5 से गुना कर लेते हैं तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, अब बचा कितना 3, अब 5 चौका 20 और 3 ये 23 निकलेगा। और 45 को आप 9/2 भी लिख सकते हैं, 9 से इसको गुना कर लीजिए, 0 9 3 27 2 और 9 दूना 18 2 20, अब बटे यहाँ से 2, 10 का 20 का आधा 10, 70 का आधा 35, बस आंसर हो गया। जैसे 45 से गुना करना अगर डिफिकल्ट हो तो कुछ नहीं है, 9/2 कर लिया, 9 से गुना करके 2 से भाग कर दिया, तो इस तरह से ब्याज कितना निकल गया 1035। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत आंसर आ गया, 1035 रुपीज। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 लंबा चौड़ा है, पढ़िएगा, बेहोश नहीं होना है, केवल याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको देगा लंबा चौड़ा, लेकिन बेहोश नहीं होना है, बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। काश सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करता है
और उसकी वार्षिक आय 3 लाख, वार्षिक आय 3 लाख है यहाँ पे, ये आपका 3 लाख, यानी 3 लाख का मतलब 3 पे 50 लिख लीजिए, 3 लाख रुपए, राइट। अब कहता है क्या कि एक नई और एक पुरानी गाड़ी है, उसकी आय का 5% नई गाड़ी पे, तो एक आपका न्यू गाड़ी है, न्यू पर जो है वो क्या है आपका 5% लगता है, और ओल्ड पर जो है वो क्या है, ओल्ड पे उसने बोला कि ओल्ड पे रख रखाव पर व्यय होता है, मैंने 5% नई गाड़ी के रख रखाव पे खर्च होता है, और पुरानी पे नई के वजह से 2% ज्यादा होता है। नई अगर 5 है, नई अगर 5 है तो इस पे 2 ज्यादा लगेगा, इसका मतलब क्या हो गया 7% लगेगा, इसका मतलब कितना हो गया 7% लगेगा। तो टोटल खर्च कितना होगा, यहाँ से यहाँ अगर टोटल जोड़ेंगे तो टोटल रख रखाव पे खर्च कितना होगा, जोड़ दीजिए 7 और 5 12%, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा कि दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसकी कुल वार्षिक व्यय कितना होगा 12%, तो टोटल का 12% कितना, ये परसेंटेज हट गया 00, 12 गुना 3 आपका 36 होता है, और ये 000 यानी 36,000 रुपया जो है दोनों गाड़ियों पे रख रखाव पे खर्च होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत आंसर निकल गया वो देखिए। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट भी आपका झकास है, देखेंगे यहाँ से 19, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, वर्गमूल। देखिए मैं आपको कहता हूं कि वर्ग आपको किसी भी संख्या का, बहुत संख्या का वर्ग याद नहीं हो, लेकिन दिक्कत नहीं है कि आपको वर्गमूल नहीं निकलेगा। जो मैं कंसेप्ट देता हूं ना, इतनी झकास कंसेप्ट है कि आपका वर्ग भले ही याद नहीं हो, लेकिन वर्गमूल आपका याद हो जाएगा, देखते ही टिक मार दीजिएगा कि इसका यही होगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से पूछा क्या, कहा यहाँ से 17956 का आपका वर्गमूल क्या होगा, ये देखिए मैं आपको सिखाता हूं। जब भी किसी संख्या का वर्ग भले ही याद ना हो ना, लेकिन उसका वर्गमूल बहुत ही आसान तरीका है कि आप दाईं ओर से 2 अंकों का एक ग्रुप बना लीजिए, उसके बाद शेष को छोड़ दीजिए। एक ग्रुप दाईं ओर से 2 अंकों के बाद कोमा लगाइए तो अपने आप 2 ग्रुप बन जाएगा। दाईं ओर से 2 अंकों के बाद कोमा लगाइएगा, 2 ग्रुप बन गया। पहला ग्रुप में 56 है, दूसरे ग्रुप में 179 है। तो 6 जो इकाई अंक है वो सोचिए किस संख्या का वर्ग में 6 आता है। एक आपका आता है 4 का स्क्वायर में 6, एक आता है 6 के स्क्वायर में 6, यानी कि इसका इकाई अंक 6 भी हो सकता है, इसका इकाई अंक 4 भी हो सकता है ना, हो सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 6 आता है 16, 6 का स्क्वायर भी 36, दोनों आ सकता है, डिसाइड नहीं कर पाए। लेकिन 179 आया तो इसको ऐसे 2 संख्याओं के वर्ग लिखिए कि 13 का वर्ग एक 14 का वर्ग, दोनों का वर्ग लिखिए। जो सेकंड नंबर पे जो ग्रुप आता है, पहला ग्रुप तो 56 का, जो सेकंड का जो ग्रुप आता है 179 को ऐसे 2 संख्या के वर्ग के बीच डालिए। जैसे एक 13 का वर्ग 169, एक 14 के वर्ग 196, तो दोनों 169 और 196 के बीच में ये 179 आया। तो उसमें जो छोटी संख्या आएगी 13 वो फिक्स होता है, छोटी संख्या हमेशा लिख दिया जाता है। अब 13 और 14 को गुना कर लीजिए, 13 चौका 52 का 2 बचा 5, 13 चौका 52 का 2 बचा 5, 13 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 और 5 कितना, 13 चौका 52 का 2 और 13 एकम 13, 13 और 5 18, 182। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे, जरा गौर से, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए 182 से ये कम हो गया, दोनों के मल्टीपल से अगर कम हो जाए, दोनों के मल्टीपल से यदि कम हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये छोटी वाली संख्या होगी, यानी कि 134 होगी। वर्गमूल बहुत ही सिंपल था, या मुझे याद नहीं था कि कौन सा होगा, लेकिन तरीका, तो पहला क्या तरीका निकाले कि दाईं ओर से 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे। आप देखेंगे कि उसमें इकाई अंक 6 है, तो 6 को चेक करेंगे किसका वर्ग 6 आता है, 4 का वर्ग 6 आता है, 6 का तो मैंने लिख लिया। डिसाइड नहीं कर पाया है कि कौन सा होगा, लेकिन डिसाइड हो जाएगा आगे। उसके बाद दूसरा ग्रुप में 179 है, इसको हमने 2 संख्या चूज किया, उसके वर्ग के बीच में डाला। जैसे 13 का और 14 लिया तो 13 का वर्ग 169, इसका जो होता है 169 से ये बड़ी है लेकिन 196 से छोटी है। ये 13 14 को गुना किया तो ये 14 दिया 42 2 4, 14 4 18, 13 और 14 को गुना किया 182, 182 से ये छोटा है।
तो 100 छोटा है तो इकाई अंक पे क्या होगा, 6 और 4 में से छोटा कौन है, 4। लेकिन हमेशा छोटी वाली संख्या जो होता है 13 वो लिख दिया जाता है। जब भी इस तरह से वर्गमूल निकालिएगा तो जो छोटी अंक होगी वही डायरेक्ट उतर जाता है और इकाई को इस दोनों के गुणनफल से डिसाइड कर लिया जाता है। अगर गुणनफल से ये छोटा है तो छोटी संख्या इकाई अंक पे होगी, अगर गुणनफल से ये बड़ी होगी तो बड़ी वाला आपका आंसर आ जाएगा। देखिए भले आपका वर्गमूल याद नहीं हो लेकिन इस हिसाब से आप वर्गमूल को राइट डाउन कर सकते हैं, फिक्स आंसर आ जाएगा, इसमें गलती होने की कोई संभावनाएं नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहा अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु जो है यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से कितना लेकिन उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। बहुत ही अच्छा। ये आपका पन्ना हो गया और ये आपका यूजीन हो गया। अगर पन्ना x है, चूंकि निकालना कितना है पन्ना की आयु, तो यूजीन का कितना हो जाएगा आपका 54 माइनस x, चूंकि दोनों का योग जो है ये है। आपसे कहा 3 साल बाद, तो यहां से जोड़ेंगे 3 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए, यहां से प्लस 3 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा, तो ये x प्लस 3 होगा और ये होगा 54 और 3 57, ठीक है, अब माइनस ये x जोड़ के ये भी हो गया। अब प्रश्न आया 3 साल के बाद, कहा 3 साल के बाद की पन्ना की आयु, ये पन्ना की आयु जो है वो यूजीन की आयु के 3 गुने से, यूजीन की आयु के 3 गुने से कितना कम है, 4 वर्ष कम है। ये तो हो गया बराबर। तो यहां से देखिए, यहाँ पे ये 3x है, यहाँ पे ये x है, तो 3x यहाँ से इधर आ जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, राइट। 7 या 21, 2 5 या 15, 2 17, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 4 और ये 3 हो जाएगा। ये कितना खूबसूरत। तो 4 और 3 7, 7 घटेगा इसमें तो 4, यहाँ से 6 और यहाँ से 1। इसका मतलब x बराबर कितना होगा, 4 से 4 चौका 16 यानी 41। यानी हम एक किसको माने थे, x पन्ना को, यही तो पन्ना का निकल गया 41 वर्ष आंसर। यही 41 वर्ष जो है पन्ना का निकल गया। यही तो झकास तरीके से, कहाँ 41, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इज द राइट आंसर। यही पूछता कि यूजीन का कितना, 41 घटा लेते यहाँ पे 54 में से, राइट आंसर आ जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्या कहता। बहुत ही खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल गया है 21। देखिए क्या कहता है 21 में बोला, एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की समान और औसत गति 50 किलोमीटर, राइट। कहा एक विशेष दिन समान गति वाले औसत गति से 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगता। देखिए यहाँ से पहले तो 50 के स्पीड से चल रहा था, लेकिन किसी दिन 1/5 कम गया, तो कमा कितना, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कम गया कितना, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए 1/10 कम गया, 1/10 कमा कितना, 5 का। तो पहले कम गया 5 का, तो 5 घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना का होगा, तो 5 कमेगा, तो अब जो है घट के कितना होगा स्पीड, इसको बोलेंगे न्यू स्पीड। अब ये न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 घट जाएगी, तो ये 45 किलोमीटर पर आवर हो गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब यहाँ से देखिए पहले घट के, चूंकि 1/10 कम गया तो 5 कमा, 50 था तो 5 कम किया 45 से। तो अब सवाल उठता है कि जब वही दूरी, तो आपका बोला दूरी निकाल, दूरी उसी को जब हम 45 से चलेंगे और वही जब 50 से चल रहे थे, दोनों का अंतर 18 मिनट आपका यहाँ से कम गया, यानी मिनट को घंटा में बदल लिए। यही तो आपका हो गया। तो अब ये कितना एलसीएम होगा, 50 और 45 का एलसीएम, चाहे नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे में लिख लीजिए डायरेक्ट, 45 50 और 50 इधर 45 इधर 5x हो जाएगा, बराबर ये 18 यहाँ से 60। कुछ नहीं, देखिए कितनी खूबसूरत सा है। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 6 से यहाँ पे 3 हो गया। ये आपका x बराबर कितना आ गया, 45 गुना 3 135, यानी दूरी कितनी थी, 135 थी। दूरी कितनी थी, सड़क की या दूरी किलोमीटर में कितनी थी, 135।
यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट था। कितनी खूबसूरत से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले 50 की स्पीड था, लेकिन किसी विशेष दिन जो है गति जो है 1/10 कम थी। 1/10 का मतलब 5 कमी थी, यानी 45 से चला। तो पहले जो चलता था x 50 से, अब चला x 45 से, तो कमी कितनी का हो गया 18 मिनट का, यानी कि 18 मिनट को घंटा में बदल दिया तो 18/60 हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही झकास आंसर आपका नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहा 1/3, ठीक है, और उस पे डबल जीरो, राइट। इसका तो इसको आवर्ती दशमलव के रूप में लिखिए ना, दशमलव के रूप, जिसे यहाँ पर देखिए 1/3 को आप लोग क्या लिखते हैं 1/3, इस तरह से 3 3 3 3 होते चलेगा ना, इस तरह से 3 3 3 आपका होते चलेगा ऐसे। तो उसी तरह से आपका 1/3 को अगर लिखेंगे, ये क्या होगा 0.3 ऊपर में रैकरिंग आ जाएगा, 3 3 होते चलेगा, लेकिन 0 में ये 100। अब नीचे में 0.3 है, ऊपर में 1 है, तो 4 अंकों के बाद बैठा दीजिए 0 0 और ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से रैकरिंग ये आप आवृत्ति दशमलव के रूप में व्यक्त हो गया, यानी 3 वाले जो लास्ट है उस पे रैकरिंग का सिंबल इस तरह से 3 3 3 3 होते चलेगा, ठीक है। अब चले आइए नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए कितनी खूबसूरत क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी बहुत शानदार तरीके से बन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। कहा एक वस्तु 2 सेकंड में, देखिएगा क्या पूछा सवाल को, कहा एक वस्तु जो है 2 सेकंड में 15 मीटर और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, तो बस की औसत गति। तो एवरेज जो बराबर होता है, यहाँ से एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 और 16, 15 और 16, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 सेकंड और 2 सेकंड, इस तरीके से ये आपका 31/4। तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28, ठीक है। अब बचा 3/4, फिर से 7/5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। 7.75 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए कितनी झकास तरीके से आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। खूबसूरत क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये आपका आ गया 24 आपके स्क्रीन पे रहा। देखिए कितनी अच्छी क्वेश्चन है 24 में बोला कि 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है, ठीक है, और उसे तार बनाया जाता है। ठोस धातु के गोला, इसका मतलब ये कोई ठोस गोला है, इसको पिघलाकर एक तार बना दिए इस तरीके से। वो तार जैसा ही बनाएंगे वो तो बेलनाकार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बना दिए उसको। कोई भी धातु का गोला है और उसको हमने तार बना दिया। क्या बना दिया तार बना दिया, तो वो तो गोला हो गया, मतलब कि ये क्या हो गया बेलन हो गया, ये गोला हो गया। तो दोनों की आयतन क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 42 सेंटीमीटर की एक ठोस, ये तो इसका क्या होता है 4/3 पाई, और इसका 42 व्यास है, तो रेडियस कितना हो जाएगा ये d है, तो इसका मतलब इसका r जो होगा वो 21 हो जाएगा। और सेंटीमीटर में है, क्या है सेंटीमीटर में है, लेकिन जब इसको सेंटीमीटर में है मीटर में बनाएंगे तो क्या होगा 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। 100 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 21/100। ये गोला कितना हो जाएगा 21/100 गुने 21/100 गुने 21/100, राइट। इस तरीके से अब क्या हो जाएगा, इधर तो आपका बेलन हो गया, बेलन का पाई r², तो इसका r क्या दिया हुआ है 7 मिलीमीटर, 7 यहाँ से 7 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो इसको हमने व्यास दिया हुआ है, रेडियस क्या हो जाएगा व्यास है ये d बराबर दिया हुआ है, तो r बराबर क्या होगा 7/, चूंकि आप 7/, पहले व्यास को 2 बना लेंगे, राइट। तो ये 2 बना लेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा रेडियस हो गया, कितना हो गया ये रेडियस हो गया। और रेडियस को जब मिलीमीटर को जब आप बनाएंगे यहाँ से क्या मीटर, तो 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 7/2000
गुने 7/2000 और ऊंचाई यानी कि इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो h हो जाएगी। अब देखिए 2000 ये 3 0 3 0 6 0 तो 2 0 2 4 0 2 6 खत्म हो गया। अब क्या बचा 7 से 7 तिया 21 3 से 3 खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया। अब एक 7 और बचा, उस 7 से किसको खत्म कर लिए तो यहां से 3 हो गया। तो अब h बराबर क्या होगा देखिए 21 गुना 3 63, ठीक है। ये 4 बचा, फिर यहां से 2 दूना 4 1 बच गया। अब गुना कर लीजिए 4 तिया 12 का 2 और 6 चौका 24 1 25। अब 4 से गुना कर लीजिए 4 दूना 8 25 चौका 100 यानी कि 108 जो है मीटर जो है वो तार की लंबाई हो जाएगी। एक तरफ गोले का आयतन, एक तरफ ये जो सिलेंडर बना उसका आयतन लिख दिया और इस तरीके से झकास आंसर हो गया। कुछ नहीं किया, एक तरफ इसका आयतन एक तरफ इसका आयतन लिखा और आपका आंसर सुनहरे अक्षरों से आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी सेट बेहतरीन तरह से सीखे होंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर लगता होगा सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।